हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हम सब क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम आपके सामने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं, जिनका नाम क्या है, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, बस आज से आग्रह यही है कि आप सभी पेन और कापी लेकर, नोट्स लेकर बैठिए। जो कुछ भी करवाया जा रहा है आप उसे अच्छे से अपनी नोट्स में लिखते चलिए, और पूरे दावे के साथ कहते हैं आपको जो बताया जा रहा है आपको समझ में अवश्य आएगा। अगर समझ में आपको आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा और मेरी बातों को और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। ये दिया है द्विघात समीकरण, ठीक है। ये चैप्टर 4 है आपका मैथ का, NCERT इसका NCERT का चैप्टर कौन सा है, ये 4 है। और लेक्चर कौन सा है, फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि पार्ट फर्स्ट है इसका, ठीक। इससे पहले हम बहुत सारे चैप्टर करवा चुके हैं, विथ एक एक क्वेश्चन के साथ हम करवाए हुए हैं। तो ये भी हम एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो चलिए समझिए द्विघात समीकरण होता क्या है। क्या द्विघात समीकरण होता क्या है, ध्यान दीजिए। द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो, 2 घात हो। लिखा क्या है, द्विघात यानी कि 2 घात वाला, जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है। 2 घात समीकरण होता क्या है, ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्या होता है, 2 घात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है, एक मानक रूप होता है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि द्विघात समीकरण है क्या, तो आप बता दोगे ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है, हमारा द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है, ठीक। इस व्यापक रूप की सहायता से ही हम लोग ये पहचानते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक। और इसमें एक कंडीशन लगती है क्या, कि a does not = 0 यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है a does not = मतलब होता a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बात ये आती है, ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया द्विघात समीकरण होता क्या है, ax² + bx + c = 0, राइट। अब इसमें बात ये आती है कि इनको पहचानोगे कैसे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, कुछ एग्जाम्पल ले लूँ, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। बताइए 5x² + 9x + 4 = 0। अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहोगे हाँ अवश्य है। क्यों? क्योंकि देखो ये किस रूप में मिल रहा है, ये मिल रहा है ax² + bx + c = 0 के रूप में मिल रहा है ना। a बराबर हो गया 5, b बराबर हो गया 9, c बराबर हो गया 4, ठीक है। यहाँ पर जो a होगा वो x² के साथ गुणा में होगा, और जो b होगा वो 9 मतलब x के साथ गुणा होगा। जो अकेला होगा केवल वो गिनती होगी, क्या होगी, वो c होगी, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पर कर दें 5x + 9 = 0, अब बताइए क्या ये द्विघात है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की 2 घात नहीं है। क्या है, x की 2 घात नहीं है। जब x की 2 घात नहीं रहेगी तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। समझ में आया इतनी बात? चले आगे देखिए, यहाँ पर लिखते हैं 2x² + 4 = 0। अब ये बताइए 2 घात समीकरण है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी हो गई, 2 हो गई। x की अधिकतम घात 2 होगी तो वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई? तो हम लोग समझ गए द्विघात समीकरण होता क्या है। क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें x की घात कितनी हो, अधिकतम घात 2 होगी, क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसका फॉर्म क्या होता, किस बेस पर हम लोग पहचानते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, किस बेस पर, इस बेस पर हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में अवश्य आ रहा होगा। आप कापी पेन लेकर बैठे होंगे हमारे साथ, इसको लिख भी रहे होंगे। इसको लिखते चलिए ताकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो समझ में आए, ठीक है।
तो चलते हैं हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 4.1। ठीक है, समझ गए द्विघात समीकरण क्या होता है? क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस बेस में आ रहा है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, चलिए 4.1 लगाते हैं, इसको हम रफ करते हैं, आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो लिख लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 4.1। इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। पहला क्या कह रहा है? जांच कीजिए, पहला कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पहला क्या दिया गया है आपका? x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और x-3। देखिए पहला दिया गया है, कैसे इनको जांच करना है, आपको बताना है क्या ये द्विघात समीकरण हैं। अब कैसे हम पता करेंगे द्विघात समीकरण है, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में मिलेगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहले तो इनको सॉल्व कर लें, इनको पहले सॉल्यूशन का कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। ये आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या दिख रहा है? a प्लस बी का, इसको लिख लेते हैं फिर से एक बार, क्या लिख लेते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2, a कितना है? x है, b कितना है? 1 है। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 को इसमें इंटू करा तो कितना आ जाएगा? 2x, फिर 2 3 6। ठीक है, ये तो कॉमन सा इंटू है, सबको आता होगा। ठीक है, तो ये आया x² प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2x बराबर 2x माइनस 6। ठीक, अब इनको सबको इधर भेज देंगे, उधर क्या बना देंगे? हम 0 बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 प्लस 2x, इधर प्लस 2x है बराबर के इस इधर आएगा बन जाएगा माइनस 2x, इधर प्लस 6 माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0। 2x से 2x कैंसिल हो गया, आया x² प्लस 6 1 7 बराबर 0। क्या ये x की घात 2 मिला? बिल्कुल मिला, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या किया गया देख लीजिए। ये पहले दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, पहले उसको उसके फार्मूले में हमने इसको क्या किया? डिराइव कर दिया, तोड़ दिया। तो a² होता है प्लस b², क्योंकि ये a है और ये क्या है? ये क्या है? एक b है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू इतना है। ठीक है, तो यहाँ कितना? x² प्लस 1, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, बचा 6 6 1 कितना हो गया? 7 आ गया। तो ये क्या? x की घात 2 दिख गई ना, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। ठीक, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा क्या कह रहा है? x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और कितना? 3 माइनस x। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो किसी का फार्मूला बन नहीं रहा, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। x² माइनस 2x, अब इसको इंटू करा दीजिए, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस कितना है? 2x। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको पूरा उठाकर इधर ले आएँ, तो x² माइनस 2x, इधर माइनस है ना, इसको इधर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हमको बनाना क्या है? 0 बनाना, इसलिए इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 6, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। अब देखिए x², यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, यहाँ माइनस 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 प्लस और 2 2 4, तो 4x आ गया। यहाँ पर निशान किसका लगेगा? माइनस, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या लग गया? माइनस। अब बचा क्या? प्लस 6 बराबर 0। अब कुछ हो सकता नहीं, तो इसी के आगे आपका इतना ही आंसर है। यानी क्या?
ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिख रहा है ना। अब ऐसा आप मत ध्यान दीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस आ सकता है, ठीक है, लेकिन उस रूप में मिलना चाहिए जो आप देख रहे हो। एक्स स्क्वायर मिल गया ना अधिकतम घात, इसका मतलब यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करता हूँ ये दो क्वेश्चन आपको अवश्य आए होंगे, इसको लिख लीजिए। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको कॉपी में अपने, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को रोक कर, रिकॉर्डेड वीडियो है ये पूरा हमारा, इसको रोक कर आप इसको लिख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा क्या है हमारा। तीसरा है x-2 है, फिर क्या है x+1 है इक्वल टू x-1, और क्या है x+3। चलिए अब पहले एक काम कीजिए, पहले इनको इनमें गुणा करा के इनके इनमें गुणा करा के पहले देखा जाए क्या चीज़ आता है, ठीक। गुणा कराइए, यहाँ पर x, पहले इस x का इसमें कीजिए तो x² आ गया, फिर इसको इसमें कीजिए तो प्लस x हो गया। अब x का काम हो गया, माइनस से 2 से कराइए, माइनस प्लस माइनस से हो गया 2x, अब माइनस प्लस माइनस 2 एक कम 2 हो गया, ठीक। फिर ऐसे यहाँ पर कीजिए x² हो गया, अब प्लस और प्लस प्लस ये हो गया 3x, अब प्लस माइनस माइनस x, अब माइनस प्लस माइनस 1 3 3। देखिए जिन लोगों को इस तरह इंटू कराना नहीं आता है वो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर देंगे कि हमें इस तरह नहीं आता, तो हम उनके लिए एक अलग सा लेक्चर बना देंगे कि जिनमें एक चीज़ सिखा देंगे कैसे ऐसे होता है, क्योंकि ये क्लास 4th और 5th में सिखाया जाता है कि कैसे कैसे इसका इंटू होता है। पहले इसका इंटू इसमें होगा, फिर इसका इंटू इसमें, फिर x ख़त्म हो जाएगा, फिर इसका इंटू इसमें, फिर इसका इंटू ऐसे किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको छोटा कर लो, कैसे करोगे, x², देखो यहाँ प्लस x है, यहाँ पर x है, ठीक है। समान घात को समान घात के अनुसार जोड़ा घटाया जाता है, असमान घात को असमान घात के समान जोड़ा घटाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर x की घात 1 है और कहाँ इसकी घात 1 दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये दोनों आपस में जोड़ और घट सकते हैं, ठीक है। आपस में क्या होगा, जोड़ और घट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है, तो जब घात समान तो समान घात के साथ जुड़ेगा और घटेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए -2x, यहाँ प्लस x, कितना हो जाएगा -x, और यहाँ -2 इक्वल टू, यहाँ भी वैसे कीजिए x², यहाँ 3x में से 1x घटा दे कितना आ गया 2x - 3। अब पूरा इधर भेज दीजिए, इधर पूरा बना क्या बना देंगे, उधर 0। कैसे बनाएंगे, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं x² -x -2, इधर प्लस इधर आया तो माइनस, इधर प्लस इधर आया तो माइनस, इधर माइनस इधर आया तो प्लस, बराबर। इन सबको उठा के बराबर इस तरफ कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए x² कहीं दिख रहा है, देख लीजिए कैसे करते हैं। x² कहीं दिख रहा है पूरे में, हाँ ये दिख रहा है, ये प्लस ये माइनस आपस में कट गया। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ पर x है, कहीं और x है, x अकेला x और कहीं पर है जिसकी घात 1 हो, हाँ ये है, तो माइनस माइनस प्लस 2 1, आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। 2 1 3x, तो माइनस का निशान लग गया क्योंकि माइनस 2 बार ज़्यादा बड़ा है, ठीक। गलती मत करिएगा, प्लस माइनस विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस होता है, बिल्कुल होता है। 2 में 1 जोड़ दिया 3 आ गया। अब निशान कौन सा लगाओगे, माइनस माइनस कौन सा, -2 बार है, यहाँ पर -1 बार आया, तो -2 बार ज़्यादा आया है ना, तो यहाँ माइनस लग गया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, माइनस माइनस तुरंत प्लस। हाँ माइनस माइनस प्लस होता है, सिर्फ जोड़ने के लिए अपने मन में होता है कि हाँ माइनस प्लस होता है, सिर्फ उनको जोड़ दो, यानी कि 2 1 3 जोड़ दिया, यहाँ का लगा दिया माइनस। फिर देखो गिनती और है, यहाँ पर गिनती है, गिनती यहाँ पर है, तो यहाँ +3 है, यहाँ -2 है, तो 3 में से 2 घटाओगे तो +1 बराबर 0, ये आया। यहाँ पर क्या x की घात 2 कहीं पर दिखी, नहीं दिखी ना, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, क्या है, नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण कैसे पहचाना जाता है। अगर x की घात आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो इसका मतलब वो समीकरण हमारा नहीं है, ठीक।
तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो और दिया है चौथा, पाँचवा, छठवां जो दिया गया है, इसको आप 8 तक दिया गया है। आप हमने 3 यहाँ पर बता दिया, आप 8 तक लगाइएगा। यदि हाँ आपको कोई क्वेश्चन डाउट लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख कर बता दीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा ऐसे लिखिएगा, 1 का चौथा, 1 का पाँचवा, हम देखेंगे और आपको अगले दिन इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात 2 की करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है, क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि कोई स्थिति दी गई है, उस स्थिति के सहायता से हमें द्विघात समीकरण क्या करना है, बनाना है। हमें द्विघात समीकरण क्या करना है, बनाना है। ठीक है, बस हमको यही करना है, क्या करना है, द्विघात समीकरण हमको क्या करना है, बनाना है। कुछ स्थिति दे दी गई है, उसको समझ के हमको एक समीकरण का निर्माण करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन लिखकर आ रहा होगा, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा। आपके स्क्रीन पर दूसरे का पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, लिखा होगा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, फिर से सुनिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहला कैसे सॉल्व होगा, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, ध्यान दीजिए। पहली बात तो इसमें आपको समझना ये पड़ेगा क्या चीज़ अज्ञात है, क्या चीज़ हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, ये तो बात सही है। फिर क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, यानी कि क्षेत्र की लंबाई, ये जो लंबाई है वो आपको पता है। कैसे पता चली, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये कह रहा है 2 गुने से 1 अधिक है, इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि लंबाई आपको पता है। क्या नहीं पता, चौड़ाई। भाई लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई क्या कह रहा है कि जो चौड़ाई है उसके 2 गुने से 1 अधिक है। क्या अधिक है, लंबाई अधिक है, यानी लंबाई आपको पता है कितना गुना, 2 गुना और अधिक है। लंबाई आपको पता है साफ साफ, क्या नहीं पता है, चौड़ाई नहीं पता है। तो क्या लिखेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर। क्या, x मीटर। ध्यान दीजिए, इस लैंग्वेज के टाइम में जो भाषा टाइप क्वेश्चन आता है, इसको समझने के कूदा नहीं जाता है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग चलते हुए चलेंगे, आगे की ओर बढ़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, इसमें जो जो कह रहा है उसको चीज़ करते चले। इसमें कह रहा है लंबाई जो है वो क्या कह रहा है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब लंबाई पता है, तभी तो कह रहा है कि लंबाई 2 गुना अधिक है। जो चीज़ नहीं पता रहा उसकी बात यहाँ पर नहीं होती है, जो चीज़ पता उसकी बात यहाँ पर होती है। तो लंबाई आपको लंबाई आपको पता है, चौड़ाई आपको नहीं पता। चौड़ाई क्या मान लिया, x। तो बताओ लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, लंबाई क्या हो जाएगी, बता सकते हैं। लंबाई कितना कह रहा है लंबाई कितना कह रहा है, किसके, चौड़ाई कितना, लंबाई कह रहा है चौड़ाई क्या है, 2 गुणे चौड़ाई प्लस 1। क्या यही कह रहा है पूरे क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से देखिए अपने कॉपी में। कह रहा है क्या, लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देख रहे हैं ना, इसमें बिल्कुल भी कूदा नहीं जाता, बस जैसे जैसे कहा जाए वैसे हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो भूखंड की चौड़ाई क्या मान लिया, x हो गई। लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई क्या कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने मतलब 2 से गुणा करके कह रहा है कि 1 अधिक है। तो अधिक मतलब ज़्यादा, तो 1 हमने क्या किया, जोड़ दिया। बोलो बात समझ में आई सबको, क्लियर है ना। चलिए इसको समझिए क्या चीज़ है। तो हमको पता चला लंबाई, तो क्या हो गया लंबाई 2
चौड़ाई क्या थी, x थी ना, तो x लिख दिया और +1, ये क्या मिल गई हमको, लंबाई। बोलो इतनी सी बात समझ में आई सबको? बिल्कुल आनी चाहिए। चौड़ाई x माना था, कह रहा लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, तो बिल्कुल 2 गुणे चौड़ाई प्लस 1 अधिक लिख दिया। बोलो बात सही, सिंपल सी बात है। तो चौड़ाई x था तो चौड़ाई की जगह x लिख दिया, +1 हो गई। अच्छा चलो, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन इससे पहले क्या कह रहा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है ना, तो क्या लिखेंगे, भूखंड का क्षेत्रफल कितना कह रहा है, 528 वर्ग मीटर, ये तो कह रहा है। चलो, भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पता है ना, सब लोग शुरू से बचपन से पढ़ते चले आओ। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 वर्ग मीटर। लंबाई क्या है भैया, बताओ यहाँ पर लंबाई क्या है, 2x + 1 गुणे चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x बराबर 528। तो x को क्या करो, x को इनमें इंटू करा दो, क्या हो जाएगा, इसको बनाने पर हो जाएगा 2x² अब प्लस ये हो जाएगा x बराबर 528। अब 528 इधर प्लस है, इसको इस साइड में ले आए, क्या बन जाएगा, 2x² + x, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। ये आ गया द्विघात समीकरण। कह रहा है ना, कह रहा निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में विभक्त करो और निरूपित कीजिए। ठीक है, तो ये देखो, ये सब द्विघात समीकरण रूप में आ गया। क्या आ गया, द्विघात समीकरण रूप में आ गया। अतः यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। अतः अब यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। बोलो, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इनके, ये तो निकल गया, मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि अब इनको हल करना पड़ेगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये आपको गुणनखंड दिख रहा हो, क्या दिख रहा होगा आपको, गुणनखंड दिख रहा होगा। गुणनखंड कैसे करते हैं, इनको आपस में गुणा करा दीजिए, इनको दोनों को, कितना आएगा, 10 56 आएगा, कितना आएगा, 10 56। इनको ऐसे करते हैं, इनको इनमें क्या कर देते हैं हम लोग, गुणा करा देते हैं। तो ऐसा मल्टीपल बनाओ, ऐसा फैक्टर बनाओ, ऐसा गुणनखंड बनाओ कि गुणा करने पर कितना आवे, 10 56 आवे, और जोड़ने के घटाने कितना आवे, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होता, 1 होता, 1 आवे। तो क्या होगा, 33 और 32। आप लोग घर में इसको करिएगा, एलसीएम इसका लासा ले लीजिएगा, उस तरह करिएगा, तो किसका बनेगा, ये बनतेगा 33 गुणे 32 करा दोगे तो 10 56 आ जाएगा। ठीक है, 33 गुणे 32 करा दोगे 10 56 आ जाएगा, और 33 में यदि 32 घटा दें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर, 2x² + 33 - 32 x - 528 बराबर 0। ठीक, तो 2x², देखिए जिन लोगों को लिए ये चीज़ नया होगा उनसे मैं आग्रह करता हूं कि हमारा पुराना लेक्चर यानी कि बहुपद चैप्टर में जाकर वहां से देख लीजिए। वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया कि कैसे इनको लासा लिया जाता है, कैसे क्या होता है, गुणनखंड कैसे होता है, सब कुछ अच्छी तरह समझाया गया है। ठीक है, वहाँ समझ जाएंगे। तो क्या है, प्लस 33x - 32x - 528 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये यहाँ पर x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, 2x + 33, यहाँ पर -32 ले लेंगे तो x माइनस कितना है, 16 ले लेंगे, 16 ले लेंगे तो 16 दूना 32x अब प्लस 33 बराबर 0। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो, इनको और इनको एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो इनको एक बार 0 बराबर दिखा, x - 16 बराबर 0, x बराबर 16, यही मान आएगा। ये मान क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये मान माइनस में आ जाएगा, और माइनस में क्या होगा, तो लंबाई और चौड़ाई हमको माइनस में नहीं ली जाती, इसलिए प्लस ली जाएगी। तो x किसको माने थे, चौड़ाई को ना, तो क्या लिखोगे, चौड़ाई बराबर, सॉरी चौड़ाई क्या था, क्या लिखा, 16 मीटर। लंबाई क्या थी, लंबाई क्या माने थे, 2x + 1 ना, तो 2 इंटू यहाँ रख देंगे क्या, 16, x जगह 16 रख देंगे, +1, 16 दूना 32 + 1 कितना आ गया, 33 मीटर। ये क्या आई हमारी लंबाई आ गई।
ठीक है ना। तो ऐसे ही लैंग्वेज दिया गया था, उससे क्या बनाए हम लोग, द्विघात समीकरण का निर्माण कर दिए और इसके आगे सॉल्यूशन कर दिए। किसका माना गया, लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है, तो ये गुणनखंड आना चाहिए आप सबको। नहीं आता तो आप हमारा पुराना लेक्चर यानी कि हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख ढूंढिए कहाँ पर बहुपद है, बहुपद खोलिए क्लास 10 का, वहाँ पर समझाया गया गुणनखंड कैसे होता है। ठीक, क्लास 8 से क्लास 7 से पढ़ते चले आए आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक, इसको मिटा दें, लिख लीजिए, इसको वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा लग चुका है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ रहा है तो क्या मानते हैं, पहले को x मानते हैं, दूसरे में फिर 1 जोड़ देते हैं तो x+1 हो जाता है, तीसरे में x+2 हो जाता है, x+3 हो जाता है। यानी ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 जब हम आपको पढ़ा रहे थे वास्तविक संख्याएँ, ठीक है, पहला चैप्टर क्या था आपकी वास्तविक, वो क्या था हमारा, नंबर सिस्टम था, संख्या पद्धति था ना। तो इसमें जब हम पढ़ा रहे थे चैप्टर आपको, तब वहाँ पर हमने आपको बताया था धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या होता है, यहाँ पर आप लोग समझे हुए थे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं में हम लोग आप लोग को पढ़ाए हुए थे क्या होता है। ठीक है, उसमें हम आपको बताया धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक होता है। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो पहला लेसन यानी कि वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर देख सकते हैं, तो वहाँ पर वो समझ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ध्यान दो, इसमें माना पहला क्रमागत पूर्णांक कितना होता है, x होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ से। इसमें माना पहला क्रमागत पूर्णांक x मानते हैं, पहला हरदम सदैव क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक, फिर कह रहा दो कह रहा है यानी कि एक और होगा, तो क्या लिखोगे, दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या है। देखो कर्मागत मतलब कर्मानुसार, कर्म से, तो एक बार x हुआ, दूसरा क्या होगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, ये कर्मागत पूर्णांक है। तीसरा बोलेगा तो x+2 हो जाएगा, चौथा बोलेगा तो x+4 हो जाएगा। समझ में आया, अब तो गड़बड़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये धनात्मक ना देकर क्या दे देता, ऋणात्मक, तो यहाँ जो प्लस यहाँ क्या लग जाता, माइनस लग जाता बस। ठीक है, तो पहला क्रमागत पूर्णांक x हो गया, बोल सही है, दूसरा क्रमागत पूर्णांक x+1 हो गया। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रश्नानुसार करते हैं, किसके, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब दोनों क्रमागत का गुणनफल कर दें, तो यानी कि x गुणे x+1 कितना कह रहा है, गुणनफल कितना कह रहा है, 306। यही तो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो दो क्रमागत धन पूर्णांक हो गया, इनका गुणनफल मतलब इनको आपस में गुणा करें। तो जब गुणा करा रहे हैं तो क्या कह रहा है, 306 है, यानी कि 306 हमको प्राप्त होता है। यानी कि जब इनको आपस में गुणा कराते हैं तो 306 प्राप्त होता है। तो वही लिखा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी इनका गुणनफल कितना है, 306। अब सॉल्व कर दीजिए, इसको इंटू कराए क्या हो जाएगा, x², इसको इंटू यहाँ पर है तो x आ गया बराबर 306, तो x² प्लस x, इधर प्लस इधर आया तो माइनस, अब बराबर 0। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमारा, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ तक ठहरा नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि धन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करो, फिर वही पुराना क्या, 306 कम 306, यानी कुछ ऐसा गुणनखंड बनाओ आप कि गुणा करने पर कितना आवे, 306 आवे, और जोड़ या घटाव पर कितना आवे, तब भी कितना आवे, यहाँ पर 1 आवे। कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, जानते हो ना, 306 कम 300, आगे कुछ नहीं तो यहाँ 1 है ना, तो 306 कम 300, तो 306 का ऐसा गुणनखंड बनाओ कि गुणा करने पर 306 आवे और जोड़ने और घटाने पर हमारा कितना वैल्यू आवे, यहाँ पर 1 आवे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, हम आपको बताना चाहेंगे कितना आएगा। 306 का नहीं आता तो आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ऐसे कैसे लेंगे देख लीजिए, 306 है ना, तो कितने कटेगा, 2 से, तो 2 1 कम 2 बना 5, 2 पंचे 10, और कितना बन गया ये, 2 तिहाई 6,
कितना होगा ये, अब किससे कटेगा 3 से, 5 3 8 9 3 से करो, 3 5 15, 3 1 कम 3। अब किससे कटेगा 17 से, 3 से अभी 3 से कटेगा, 3 1 9 3 बना कितना 2 21, 3 7 21। अब किससे बनेगा ये, अच्छा 3 7 21 सॉरी, 17 1 कम 17, तो 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 3 दूनी 6 6 3 18। गुणनखंड करना आता है सबको ना, नहीं है तो देख लीजिए कैसे करते हैं आज। 306 कम 300 ऐसा मल्टीपल करो कि 306 आवे और जोड़ने घटाने पर कितना आवे। ए यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या रहता है, 1 रहता है, 1 आवे। तो 306 का लासा ले लिया, 2 से किया तो इतना आया, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 17 1 कम 17। देखो 2 3 आई 6, 6 3 18, 18 और ये क्या बचा 17। 18 और 17 गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 306 करके देख लीजिए, ठीक। और जब 18 में कितना घटा देंगे 17 तो कितना आ जाएगा 1। बोलो बात बन गई कि नहीं बन गई, बात बन गई ना। बस लगा दो यहाँ पर, जहाँ x की है वहाँ पर क्या लगा दें 18 माइनस 17। अब समझ में आया कैसे करते हैं इसको। इसमें से किया 1, 306 कम 306, 306 का क्या कर रहे हैं लासा ले लिए, आपको समझाने के लिए लिया गया है बस। तो इसके लिए कितना 3 दूनी 6 6 3 18, 18 17 करेंगे 306 आएगा, और 18 में 17 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। बस ऐसे आपको क्या करना है इसमें, ऐसे आपको सेट करना पड़ता है बस, ठीक। चलो करते हैं यहाँ से, x² प्लस 18 माइनस 17 x माइनस 306 बराबर 0, x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब बना ले 2 2 का जोड़ा। अब बताइए कैसे कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, हाँ बिल्कुल है। छोटा कौन सा x है, ये कि ये, यानी कि यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार, तो जो छोटा उसको बाहर ले लो, x को बाहर ले लो। यहाँ 18 क्या, यहाँ भी 18 है, नहीं है ना तो 18 कॉमन हम नहीं लेंगे, छोड़ दो। यहाँ 2x था, 1 x बाहर आएगा, बचा 1x प्लस 18 माइनस, अब देखो यहाँ पर x है क्या, यहाँ भी x है, नहीं है x दोनों मिलेगा तभी कॉमन लोगे, नहीं मिला छोड़ दो। यहाँ 17 है, हाँ यहाँ भी 17 है, बिल्कुल 17 है। 17 को जब 18 बार में भाग दोगे तो 306 आएगा, ठीक है 306 आएगा। यहाँ 17 कॉमन ले लो, कितना आया x माइनस 17 को 306 से भाग दोगे ना तो 18 ही आएगा, कितना आएगा 18। अच्छा वैसे भी दिमाग लगा सकते हो आप लोग कि जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर भी आना चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखो, जब माइनस को कॉमन ले लिए यहाँ पर बाहर तो माइनस क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, ये बना देगा प्लस बराबर 0। इनको एक ब्रेकअप लिख लो, ठीक है। कॉमन लेना आ गया ना, जो छोटा रहेगा उसको बाहर लोगे, जो नहीं रहेगा उसको छोड़ दोगे, बस ऐसे करना है बस। जब यहाँ से माइनस कॉमन ले इतना आ गया, और ये दोनों सेम आना चाहिए तभी आपका आंसर सही आएगा। तो कितना आया, इनको एक ब्रेकअप लिख लो और इनको एक ब्रेकर लिख लो बराबर 0। तो एक बार इसको 0 बराबर दिखाओ, x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 18। ये तो लिया नहीं जाएगा, ये तो लिया नहीं है क्योंकि माइनस में आ गया, माइनस में लिया नहीं जाता है, छोड़ दो इसको। इस पे दिखाओ x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस 17 बन जाएगा, यानी कि यही आपका लिया जाएगा। अब बताओ पहली क्रमागत पूर्णांक कितना हो गया x, दूसरी क्या होगी x की जगह कितना रख दो 17 और 17 1 18, तो लिख दो, क्या लिखोगे पहली क्रमागत संख्या बराबर x जगह कितना आया है 17, तो 17 हो गया। दूसरी क्रमागत संख्या कितना था x प्लस 1 ना, x जगह कितना है 17 आया है, 17 धन 1 कितना आ गया 18, यानी कि 2 क्रमागत संख्या आई 17 और 18। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इसका सब्सक्राइबर भी आप ना किए होंगे तो सब्सक्राइब आप उसको कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन जरिए पहुँच सके। और बेल आइकन दबा दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि जो भी अपलोड करेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो बस लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हम एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट के साथ, विथ ट्रिक के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके बुक से कि आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।
तो इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। कल हम इसके आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। आज सिर्फ इतना ही काफ़ी है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बस, ठीक है। तो आप लोग अच्छे रहिए, मस्त रहिए और एकदम स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलते हैं एक शानदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।